नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आप तो जानते ही हैं कि यूपीएससी सीएससी का जो रिजल्ट अभी हाल ही में हम सब ने देखा है, आपने देखा है, उसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो उसे लीड करता नजर आ रही हैं, नेतृत्व देती नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं जिनकी रैंक 49 है ऑल इंडिया, और आप यूं कह लीजिए कि लाखों लाखों बच्चे उन्हें देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। हमारे साथ विरूपक्ष विक्रम सिंह जी हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा सीधा सवाल होगा कि जब रिजल्ट आया, उस तरह का जो माहौल, उस तरह की जो भावनाएं, आप कितने भावुक थे, या आईएएस की तरह सब कुछ अंदर समाहित कर गए चुपचाप आप? नहीं, काफ़ी एंजाइटी तो होती है रिज़ल्ट आने के पहले, और पिछली रात को नींद भी नहीं आती अच्छे से। एंड उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, अगर वो सक्सेसफुल रिज़ल्ट हो तो काफ़ी तेज़ खुशी होती है। एंड उसके बाद जब आप अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बता पाते हैं ये चीज़, तो वो खुशी काफ़ी और बढ़ जाती है। तो काफ़ी अच्छा दिन था। अच्छा, ये खुशी का जो पल था, सबसे पहले आपको पता चला, आपके परिवार को पता चला, किसको पहली खबर लगी कि यस, अब तो एक आईएएस परिवार में एक और सही? सबसे पहले मेरे को ही पता चला था। मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे ही बैठा हुआ था, बार बार पेज रिफ्रेश कर रहा था जब पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर मैंने अपनी दादी और पिताजी को सबसे पहले बताया था। तो खुशियां मनाने का अपना अपना तरीका होता है, और क्या उन खुशियों में ढोल नगाड़ों वाला, नाच गानों वाला माहौल हुआ? हुआ तो कैसा? नहीं, वो तो हुआ ही। वो मेरी दादी जी की तमन्ना थी कि अगर अच्छा सफल रिजल्ट आता है तो वो करेंगे, तो इसलिए ढोल नगाड़े उन्होंने शाम में बुला दिए थे। उसके अलावा मंदिर भी मैं उस दिन गया था, जिसमें मैं जाता हूँ, और भगवान को काफ़ी धन्यवाद बोला था इस रिजल्ट के लिए। मैं धन्यवाद शब्द से ही आगे इस यात्रा को बढ़ाता हूँ। जब सफलता मिलती है तो बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें थैंक्स कहने का मन होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। अगर आज आप किसी को दिल से धन्यवाद कहना चाहें? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी, जिन्होंने बचपन से मोटिवेट किया, एक इंस्पिरेशन रहे। मेरी मॉम, जो हमेशा कुछ भी तकलीफ़ हो, पढ़ाई से रिलेटेड या अदरवाइज, उनसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एक आर.के. गुप्ता सर थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे को गाइड किया था, और मेरे ग्रुप में बाकी जो मेरे स्टडी फ्रेंड्स थे, उन सबका काफ़ी योगदान रहा है। अच्छा सर, अब मैं आपकी इस यात्रा पर आ जाता हूँ। हमारी ये यूपीएससी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो शुरू तो यूपीएससी प्रीलिम्स देने से 1 साल पहले जनरली लोगों की यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद फिर उन्हें जितने अटैम्प्ट लग जाएं उतनी लंबी यात्रा वो हो जाती है। मेरा द्वितीय अटैम्प्ट था, तो मेरी टोटल 3 साढ़े 3 साल की यात्रा रही है इस यूपीएससी में। तो किसने आपको मोटिवेट किया कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे जाना है, और ये श्रेष्ठ मार्ग है, तुम्हारे लिए ही बना है? सबसे प्रथम नंबर पे तो पिताजी ही थे। वो खुद एक सिविल सर्वेंट हैं, आईपीएस में हैं वो, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। उसके अलावा एक कॉलेज के सीनियर थे आईपीएस में, अनमोल मित्तल जी, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया था। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा बता दीजिए आपकी तैयारी के बारे में। जो एस्पिरेंट्स हमें देख रहे होंगे, उन्हें जब सफल लोग अपने कार्यशैली के बारे में, अपनी नीति रणनीति के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक रास्ता मिलता है। आपने सबसे पहले, ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट की हमारी यात्रा कैसी रही, वहाँ से हमने क्या सीखा, और उस सीख को कैसे हमने सफलता के इस स्तर पर आज हम ले आए हैं? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरी रैंक 392 आई थी, रेलवे सर्विस मेरे को अलॉट हुई थी। उस अटेम्प्ट में मेरे को लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बेस आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। जो बेसिक किताबें हैं उनको 5 बार 10 बार पढ़ के काफ़ी अच्छा ग्रास्प कर लेना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और अपने ऑप्शनल को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। द्वितीय अटेम्प्ट में फिर जो रिजल्ट आता है, जैसे मेरे रिजल्ट में जीएस में थोड़े नंबर बढ़ सकते थे, इंटरव्यू में थोड़े नंबर बढ़ सकते थे, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बदल के फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। अच्छा, मुझे प्रीलिम्स पर थोड़ी सी बात भी करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स अब ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जो एस्पिरेंट्स देने जा रहे हैं, तो सी सेट वाली जो व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए सी सेट बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ के लिए नहीं है, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो मैथमेटिक्स वाली दुनिया से आते हैं। आपके लिए सी सेट कितनी बड़ी समस्या था, और आपने उसे कैसे तैयार किया, अगर मैं यूँ पूछ पाऊँ? तो सीसैट हर ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए आजकल जिस प्रकार के सवाल आते हैं, थोड़ी बहुत समस्या तो बनी रही है। मेरे भी सीसैट में हमेशा 80 से 90 के बीच का स्कोर आया है, तो बहुत अच्छा तो नहीं था, बट इस लेवल तक आने के लिए मेरे को लगता है कि कुछ जो हर साल रिपीटेड टॉपिक्स हैं, स्पेशली मैथ्स के, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्लॉक्स है, कैलेंडर्स हैं, इन सारे तरीके के सवालों के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे तो करनी पड़ी थी। उसके अलावा मेरी इंग्लिश
काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन जिसको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी है उसको कॉम्प्रीहेंशन के भी, तो अपने हिसाब से जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उन पे फोकस करते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है और कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि अगर 10-12 साल के पीवाईक्यूज लगा लिए जाएं तो बहुत यात्रा आसान हो जाती है। आपका पीवाईक्यूज का कितना रोल है इस यात्रा में, और पीवाईक्यूज के अलावा किन चीज़ों का आपने प्रीलिम्स में ध्यान रखा है? पीवाईक्यूज़ का तो काफ़ी बड़ा रोल है ही, क्योंकि आपको इतने बड़े टॉपिक में से यूपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछेगा ये सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही दर्शा सकते हैं। तो इसलिए मैंने तो पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यूज़ कर लिए थे। एक किताब आती है नॉट ओनली प्रीलिम्स के बट इवन मेंस और इंटरव्यू में भी, अगर आपसे लॉ बैकग्राउंड है, आपका रेलवेज बैकग्राउंड है, क्या सवाल पूछे गए वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा आई थिंक कि पीवाईक्यूज़ के अलावा सेकेंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिविजन और टेस्ट, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, अगर आप बार बार उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में वो चीज़ याद आनी थोड़ी कठिन हो जाती है। और टेस्ट दे के भी 2 ऑब्जेक्टिव आपके फुलफिल होते हैं। नंबर 1 कि आपको पता चलता है कि आपकी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रिपरेशन लैकिंग है, किस तरीके के सवाल आप नहीं सही कर पाते हैं। एंड नंबर 2 कि बाकी जो आपका कंपटीशन और एस्पिरेंट्स हैं उसमें आपकी रैंकिंग कहाँ है, तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहता है। मुझे थोड़ा बताइए, मॉक्स आपने दिए हैं तो उनमें हमारा स्कोर किस तरह रहता था? क्या वो आपको कभी कभी मोटिवेट भी करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्कोर कम हो जाए तो डिमोटिवेट भी खूब करते हैं? मेरे लिए तो हमेशा सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही रहा है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो हर मॉक के साथ आपके नंबर बढ़ने ही चाहिए। तो जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था 2020 में तो कुछ 70-80 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स तक 120 मार्क्स के आसपास आने लग गए थे मॉक्स में। तो वो आपको दिखाता है, मैं इसको नोट डाउन भी करता था एक एक्सेल शीट में, और एक रात पहले जब आप एग्जाम से ये देखते हैं कि आपकी जर्नी 70 से 120 की कैसी रही है, वो आपको अगले दिन काफ़ी मोटिवेट भी कर देता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वहाँ आ जाता हूँ, जब हम प्रीलिम्स से मेंस की तरफ जाते हैं। एक यात्रा शुरू हुई, हमने एक पड़ाव को भी पार किया। जब मेंस में हम जा रहे हैं तो किन पॉइंट्स का आपने बहुत ध्यान रखा या एस्पिरेंट्स को रखना चाहिए? मेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही यूपीएससी की जर्नी का। अगर आप मार्क्स के परसेंटेज में देखें तो 1800 नंबर आउट ऑफ 2075 मेंस के होते हैं। सो इसीलिए मेंस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी कि क्या करना चाहिए। उसमें आप सबसे पहली चीज़ की जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं, जैसे श्रुति शर्मा मैम थी रैंक 1 2 साल पहले की, इशिता किशोर मैम थी पिछले साल की, उनको देखना कि वो किस तरीके से लिखते हैं। वो काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, 10-10 पॉइंट लिखते हैं 10 मार्कर में, 15 मार्कर में 15-15 पॉइंट लिखते हैं। तो उससे आपको स्टैंडर्ड पता चल जाता है। और फिर कंटेंट तो सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें ही धीरे धीरे न्यूज़पेपर से बस एडिशंस करना, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना, और टॉपर्स के अलग अलग तकनीकियाँ देखना कि वो क्या क्या लगा रहे हैं मार्क्स लाने के लिए। डायग्राम्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, उन सबको अपने आंसर्स में जिस हद तक हो सके लेके आना, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा काम करता है। आपने कुछ नाम भी मेंशन किए। इस यात्रा में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो अगर आज आप कहना चाहें कि भाई ये वो चेहरा था, ये वो नाम था जिसे मैं देखता था तो लगता था इनके जैसे बनना है, वो तो मतलब मेरे 2 दोस्त थे जिनका आईपीएस हो गया था पिछले साल। आई थिंक वही 2 दोस्त थे, शुभम जैन और मानव नाम है उनका। उसके अलावा एक और सीनियर थे आईपीएस के, अनमोल मित्तल। इन्हीं सबको, क्योंकि इनका और मेरा बैकग्राउंड सेम था, कॉलेज सेम था, मैं इनको जानता था। मेरे को लगता था कि यार सेम तरीके से अगर हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारा बैकग्राउंड रहा है, तो हम लोग सब लोग सेम लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। तो मैंने अपनी क्लास 10th और 12th डीपीएस आरकेपुरम से की थी। उसके बाद लॉ में मेरी रुचि थी, तो मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से 5 ईयर का BA LLB प्रोग्राम किया था, जिससे कि मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ, और उसी साल मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और अब ये सेकंड अटेम्प्ट दे दिया था। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे बता दीजिए। बड़े बड़े चेहरे हैं हालांकि परिवार में, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में उसे पिरोने की कोशिश करें। तो मेरे माता और पिताजी, फर्स्टली मेरी मॉम एक टीचर है डीपीएस वसंत विहार में, वो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। मेरे फादर आईपीएस हैं, अभी उनको सिक्किम गार्डन मिला हुआ है, वहीं पे वो काम कर रहे हैं। मेरे दादाजी काफ़ी सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट में, एंड दादी जी होम मेकर हैं। उसके अलावा बुआ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। और हम पिताजी से अभी मिले भी हैं। वो लगता है ना कि एक बड़ी रैंक हो, एक बड़ा पद हो, लेकिन आप डाउन टू अर्थ पूर्ण रूप से हैं, संस्कारों से भरा पड़ा है परिवार। खैर, मैं आगे चलता हूँ। और आपने कोचिंग की है या आप सेल्फ स्टडी के सहारे आगे बढ़े हैं? तो मैंने यूपीएससी का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किताबों को पहले 1-2 महीने देखा। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा, क्योंकि बेस तभी भी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को बचपन से ही काफ़ी रुचि रही है जनरल स्टडीज़ में, तो इसलिए मैंने कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने टेस्ट लिए थे।
काफ़ी सारे, और एक आर.के. गुप्ता सर थे, उनसे मैं रेगुलरली बात करता था, वो मेंटरशिप करते थे, वो मेरे को बताते थे कैसे पढ़ें। तो यही बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी रही। आई थिंक अब हम उस मार्ग पे आ जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप जा रहे होते हैं। यू नो, कभी कभी होता है आपने 2 पड़ाव पार कर लिए, अब पता नहीं कौन सा बोर्ड मिलेगा, उनकी आदतें हमें मैच करती होंगी ना करती होंगी, क्या पूछ लिया जाएगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, कितना घबराए, और आई शुड से कि कितने यूँ कह लीजिए धक धक वाली बात थी दिल में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो मैंने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया था, तो आप क्योंकि मॉक्स दे देते हैं काफ़ी सारे, तो काफ़ी उससे टेंशन कम हो जाती है। बट इंटरव्यू रूम में जस्ट घुसने के पहले आपको 2 मिनट बाहर एक कुर्सी पे बिठाया जाता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, लेकिन अगर आप बार बार मॉक्स दें हर स्टेज की तरह ही, तो उसको भी ओवरकम कर लिया जाता है। अच्छा, क्या बोर्ड मैटर करता है? यू नो, कभी कभी होता है कि सर मैं पिछली साल इस बोर्ड में, लेकिन इस बार इस बोर्ड में, क्या आपके मार्क्स बोर्ड से कम ज़्यादा हो सकते हैं? आई थिंक ये हो तो सकता ही है, भले ही क्योंकि यूपीएससी काफ़ी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कोशिश करती है कि सारे बोर्ड्स मोर और लेस सेम मार्क्स दें। बट हर बोर्ड का व्यक्ति अलग होता है, उसकी विचारधारा अलग होती है, उसके वो क्या ढूंढ रहा है उस हफ्ते एक कैंडिडेट में, वो चीज़ अलग होती है। और इसीलिए हम लोग काफ़ी बार देखते भी हैं, जैसे पिछले साल मेरे 165 थे इंटरव्यू में, इस साल 196 हो गए। सिमिलरली मेरे 2 दोस्त थे, उनके मार्क्स कम हो गए थोड़े। तो ऐसा तो होता ही रहता है, और इंटरव्यू में सेम मार्क्स लाना काफ़ी डिफिकल्ट भी है, तो कुछ सब्जेक्टिविटी तो है ही इंटरव्यू प्रोसेस में। अच्छा, ऑप्शनल क्या था सर आपका, अगर मैं यूँ पूछ पाऊँ? लॉ था मेरा ऑप्शनल। जब आप ऑप्शनल चुनते हैं तो किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो आपको यही देखना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, एंड अगर हो सके तो उसी सब्जेक्ट में आपको अपना ऑप्शनल लेना चाहिए, क्योंकि वरना पूरा ऑप्शनल पढ़ना, क्योंकि मेरे 5 साल के जो लॉ के कोर्स में पढ़ाया गया था वो सब लॉ ऑप्शनल में था, तो उसको फिर जो 5 साल में अपनी चीज़ पढ़ी है उसको 1-2 साल में पढ़ना काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है। उसके अलावा सेकेंडली की रिसोर्सेज या कोचिंग अगर आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, किताबें अवेलेबल हैं या नहीं, एंड थर्डली कि मार्क्स उस ऑप्शनल में कितने अच्छे आते हैं, कितने कम आते हैं, इन सारे फैक्टर्स को सोच कर तौल कर आपको डिसीजन लेना चाहिए। लास्ट में जो एस्पिरेंट्स आने वाले समय में यूपीएससी के लिए जा रहे होंगे, उन रास्तों पे जा रहे होंगे, आप उन्हें कहना चाहेंगे भाई देखिए मेरे पास तो ये फॉर्मूला है, आप अपनाना चाहें तो शायद सफलता के आसपास आप भी हो सकते हैं। हाँ, हर इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी, अपने जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं उसके हिसाब से डिवाइस तो करनी होती है। आप सारे टॉपर्स को देखें, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ देखें, और फिर उससे जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मिला जुलाकर एक यूनिक स्ट्रैटेजी बना ले, वही आपके लिए काम करेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ तो वो होता है ना कि हमारी सनातन परंपराओं में कि गंगा स्नान टाइप हो गया है। अच्छे लोगों से मिलकर आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आपका समय मिला, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।